केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं की संभावित तिथि घोषित कर दी है। कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होगी। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज के अनुसार कक्षा 10 की परीक्षा पहली बार एक ही सत्र में 2 बार आयोजित होगी। पहला चरण 17 फरवरी से 6 मार्च तक और दूसरा चरण 15 मई से 1 जून के बीच होगी। मई वाला सत्र ऐच्छिक होगा, जिसमें वे छात्र शामिल हो सकेंगे जो अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि इस बार अलग से पूरक परीक्षा नहीं होगी। मई में आयोजित दूसरी परीक्षा ही पूरक के रूप में कार्य करेगी और दोनों में से सर्वश्रेष्ठ अंक मान्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 की अभ्यर्थी श्रेया कुमारी तिर्की को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है। अभ्यर्थी श्रेया कुमारी तिर्की के जेपीएससी पास करने के बाद मेडिकल टेस्ट में अनुपस्थित रहने पर अयोग्य घोषित करने के बाद झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि मात्र मेडिकल परीक्षा में अनुपस्थित रहने से योग्य उम्मीदवार को बाहर करना न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने आयोग को आदेश दिया है कि वह श्रेया के लिए पुनः मेडिकल टेस्ट कराए और सफल होने पर उसे उसी तारीख से नौकरी प्रदान की जाए जिस दिन अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई थी। बता दें कि श्रेया कुमारी तिर्की ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 सफलतापूर्वक पास कर ली थी। उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के चरण भी पूरे कर लिए थे, लेकिन वह निर्धारित तिथि पर मेडिकल टेस्ट में उपस्थित नहीं हो पाई थी। श्रेया तिर्की का कहना था कि मेडिकल टेस्ट की तारीख को लेकर नोटिफिकेशन में अस्पष्टता थी। उन्हें लगा कि सभी अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार पूरे होने के बाद मेडिकल टेस्ट होगा, जबकि जेपीएससी ने उन्हें साक्षात्कार के अगले ही दिन उपस्थित होने को कहा था, जहां वह उपस्थित नहीं हो पाई थी। इस मामले में उनका अभ्यर्थन रद्द होने के बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट गई और अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। झारखंड के शिक्षकों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट है। कल यानी बीते बुधवार को हाईकोर्ट में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने और 9 साल से जेटेट परीक्षा नहीं कराए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने 9 साल से परीक्षा न लेने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने स्पष्ट पूछा कि आखिर 2016 के बाद जेटेट का आयोजन क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने इस मामले पर सचिव से पूछा कि जेटेट का आयोजन कब तक होगा। बता दें कि बीते 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। शीर्ष अदालत ने प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं को पढ़ाने वाले यानी कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को 2 साल के अंदर टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं करने पर शिक्षकों को सेवानिवृत्ति लेनी होगी या सरकार उन्हें नौकरी से बर्खास्त करेगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन शिक्षकों पर भी लागू होगा जिनकी नियुक्ति शिक्षा के अधिकार आरटीई कानून लागू होने से पहले हुई थी। मालूम हो कि झारखंड में जेटेट की परीक्षा आखिरी बार साल 2016 में हुई थी। इस साल झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान जोरदार बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक झारखंड में अगले 5 दिनों तक बादल छाए रहेंगे और बारिश से लोगों का हाल बेहाल रहने वाला है। मौसम विभाग ने पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला में भारी वर्षा और तेज हवा को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बाकी जिलों में भी बारिश का पूर्वानुमान है। मौजूदा निम्न दबाव क्षेत्र कमजोर हो रहा है। इधर बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने बताया कि म्यांमार और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, जिसकी वजह से झारखंड में 30 सितंबर तक बादल छाए रहेंगे और कई जिलों में जमकर बारिश भी होगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में बादल छाए रहने के कारण अगले 5 दिनों तक तापमान में कोई ज्यादा बदलाव नहीं होगा। बारिश के साथ साथ कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात की चेतावनी है। बता दें कि कल रांची का अधिकतम तापमान 29.7 और न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री रहा, जबकि गोड्डा में उमस भरी गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल किया। गोड्डा में कल अधिकतम सर्वाधिक तापमान 34.6 डिग्री रहा। झारखंड के परसाडी जंगल में हाथी और उसके बच्चे की गिरने की खबर आ रही है। गोवा वन क्षेत्र के परसाडी जंगल में मौजूद कुएं में आज गुरुवार सुबह अचानक यह घटना घटी। हाथी और उसके बच्चे की कुएं में गिरने की जानकारी मिलते ही आसपास के गांव से सैकड़ों की संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। मामले की सूचना वन विभाग को दे दी गई है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हाथी और उसका बच्चा दोनों जिंदा और सुरक्षित है। वन विभाग उन्हें कुएं से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। कुएं से हाथी और बच्चे को सकुशल बाहर निकालने के लिए वन विभाग ने जेसीबी मशीन और उपकरणों की मदद ले रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गोला वन क्षेत्र के परसाडी जंगल में कई कुएं बिल्कुल खुले में हैं। कुएं के इर्द गिर्द कोई सुरक्षा घेरा भी नहीं है। गौरतलब है कि गोला वन क्षेत्र इन दिनों हाथियों की मौजूदगी को लेकर सुर्खियों में है। पिछले दिनों हेंसापोड़ा जंगल में हाथियों के झुंड में 3 बच्चों का जन्म हुआ था। इस समय लगभग 42 हाथियों का दल इस इलाके में विचरण कर रहा है। लगातार जंगल और गाँव के आसपास हाथियों की आवाजाही बनी रहती है। यह स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख रहे हैं वह झारखंड के पलामू जिले का बताया जा रहा है, जो कि विकास की जर्जर स्थिति को दर्शाता है।
यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को दिखाता है। मामला पलामू जिले के पाटन प्रखंड की रूडीडी पंचायत का है, जहां एक और राज्य सरकार राज्य के विकास को गति देने के लिए बड़े बड़े फ्लाईओवर का निर्माण करा रही है। वहीं दूसरी ओर इस गांव में सड़क न होने के कारण मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बारिश ने इस रास्ते को पूरी तरह से दलदल बना दिया है। आप देख सकते हैं कि एक बीमार व्यक्ति को एम्बुलेंस या किसी वाहन में नहीं बल्कि खटिया पर लाद कर ले जाया जा रहा है। इस वीडियो में मरीज के परिजन बेहतर सड़क न होने के कारण कीचड़ और फिसलन के बीच संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं और एक मरीज को खटिया पर लाद कर इलाज के लिए ले जा रहे हैं। इस रास्ते पर गाड़ी क्या पैदल चलना भी खतरे से खाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल चुनाव के लिए आज प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति की है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं लोकसभा सांसद विप्लव देव को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने इस आशय का पत्र जारी किया है। गौरतलब है कि अभी 5 दिन पहले पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव BL संतोष और बंगाल बीजेपी के नेताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक कर चुनाव की रणनीति पर मंथन किया था। इधर चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन मतदाता पुनर्निरीक्षण करने की तैयारी में है। संभवतः दुर्गा पूजा के बाद बंगाल में SIR की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र में 36 इनामी सहित कुल 77 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 71 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें 30 पर 64 लाख का इनाम था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में 8 लाख रुपए के इनामी बामन मड़काम और समीला मांडवी भी शामिल थे, जिनके सिर पर ये इनाम शामिल है, जिनके नाम पर ये इनाम घोषित किए गए हैं। बिहार में साल 1940 के बाद कल पहली बार कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पटना के सदाकत आश्रम में संपन्न हुई। पटना में लगभग 4 घंटे तक चली कांग्रेस की सर्वोच्च निर्णय समिति CWC की यह बैठक बिहार में कुल 85 साल बाद हुई है। इस बैठक में झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता व पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने भी शिरकत की। इस बैठक में प्रदीप यादव ने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे व वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के समक्ष बिहार जीतने के लिए 3 प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी राय रखी। प्रदीप यादव ने बैठक में कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यह बिहार की जनता का विश्वास जीतने का मूल मंत्र है। इसके अलावा उन्होंने बेरोजगारी और आउटसोर्सिंग की नौकरी को साफ तौर पर युवाओं के भविष्य और आरक्षण के लिए घातक बताया। साथ ही कहा कि बिहार चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय जनहित के छोटे मुद्दे पर भी कांग्रेस को मजबूती से लड़ाई लड़नी चाहिए। प्रदीप यादव ने यह सारी बातें बैठक के दौरान कही, जहां राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी थी। बैठक के बाद प्रदीप यादव ने तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। बता दें कि रेड्डी ने लोकल बॉडी चुनाव में 42% सीटें OBC वर्ग के लिए रिजर्व की। प्रदीप यादव ने साहसिक कदम के लिए उन्हें बधाई भी दी। हरियाणा में महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए मिलेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने आज पंचकुला में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना लॉन्च की। योजना के तहत हरियाणा में 23 साल से अधिक उम्र की प्रत्येक महिला को प्रति माह 2100 रुपए DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में मिलेंगे। महिलाओं को इसके लिए लाडो लक्ष्मी ऐप पर पंजीकरण कराना होगा। गौरतलब है कि झारखंड में ऐसी ही योजना मैया सम्मान योजना के नाम से संचालित है, जिसमें लाभुकों को हर महीने 2500 रुपए दिए जाते हैं। बिहार चुनाव से पहले RJD और कांग्रेस ने माई बहिन मान योजना का वादा किया है, जिसमें महिलाओं को प्रति माह DBT के माध्यम से 2500 रुपए दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन, ओडिशा में सुभद्रा योजना और महाराष्ट्र में माझी लाडकी बहना के नाम से ऐसी ही योजना संचालित है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना संचालित है, जिसने विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाई। हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद पेशा नियमावली से जुड़ी अधिसूचना जारी नहीं करने पर मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने सरकार के रुख पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। सरकार की ओर से पक्ष रखने आए महाधिवक्ता राजीव रंजन से खंडपीठ ने कड़े शब्दों में कहा कि हमें लगा कि आप नियमावली की कॉपी लेकर आए हैं। कोर्ट ने कहा कि आप रूल्स को नोटिफाई कीजिए, तभी हम बालू घाटों की नीलामी की अनुमति देंगे। बता दें कि पेशा से जुड़ी नियमावली की अधिसूचना जारी होने तक हाईकोर्ट ने बालू और लघु खनिज खदान के अलॉटमेंट पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश जारी किया था।
कोर्ट ने पिछली सुनवाई में तब कहा था कि 13 माह से अधिक का समय पहले ही दिया जा चुका है। इसके बाद भी अंतिम अवसर के रूप में 2 सप्ताह के भीतर मामले को कैबिनेट के समक्ष रखने का निर्देश दिया था। बता दें कि बीते 29 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट ने नियमावली की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था। पेशा कानून की नियमावली संबंधी अधिसूचना जारी नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर हुई थी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जब तक पेशा कानून की नियमावली संबंधी अधिसूचना जारी नहीं, तब तक शेड्यूल एरिया में माइनिंग नहीं होगी।